प्राचीन काल आत्माओं और तंत्र मंत्र का युग। प्राचीन सभ्यताओं में मानसिक बीमारी को आत्माओं या देवताओं के क्रोध से जोड़ा जाता था। लोग मानते थे कि बीमार व्यक्ति पर बुरी आत्माओं का कब्जा हो गया है, इसलिए उपचार में अक्सर तंत्र मंत्र, जादू टोना और प्रार्थना जैसे तरीके शामिल होते थे। उन्हें लगता था कि बलिदान और पूजा से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और बीमारी को दूर किया जा सकता है। प्राचीन मिस्र में पुजारियों को हीलर माना जाता था और वे जड़ी बूटियों और मंत्रों का उपयोग करके इलाज करते थे। इसी तरह प्राचीन भारत में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विकसित हुई, जिसमें मन और शरीर के बीच संतुलन पर जोर दिया गया। ध्यान, योग और जड़ी बूटियों का उपयोग करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता था। यह युग अंधविश्वास और अज्ञानता से भरा था, लेकिन इसने मानवता को यह समझने में मदद की कि मानसिक बीमारी एक वास्तविक समस्या है जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। यूनानी सभ्यता ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव लाए, खासकर हिप्पोक्रेटिस के योगदान के कारण। हिप्पोक्रेटिस, जिन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ने तर्क और अवलोकन पर आधारित एक नया दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने मानसिक बीमारी को अलौकिक शक्तियों से अलग करके उसे शारीरिक असंतुलन का परिणाम माना। हिप्पोक्रेटिस ने 4 ह्यूमर्स थ्योरी का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया था कि शरीर में 4 तरल पदार्थ होते हैं: रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। इन तरल पदार्थों के बीच असंतुलन से बीमारी होती है। मानसिक बीमारी, जैसे कि उदासी, को काले पित्त की अधिकता से जोड़ा गया था। हिप्पोक्रेटिस ने आहार, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से उपचार पर जोर दिया। यूनानी चिकित्सकों ने बातचीत और तर्क को चिकित्सीय उपकरणों के रूप में भी इस्तेमाल किया, यह मानते हुए कि मानसिक पीड़ा को कम करने के लिए भावनाओं को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। हालांकि अपूर्ण, हिप्पोक्रेटिस के विचारों ने मानसिक बीमारी को समझने और उसका इलाज करने के तरीके को बदल दिया, जिससे भविष्य में और अधिक मानवीय दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप मध्य युग में प्रवेश कर गया, एक ऐसा समय जो वैज्ञानिक प्रगति के मामले में काफी हद तक स्थिर था। मानसिक बीमारी को एक बार फिर अलौकिक शक्तियों, विशेष रूप से शैतानी कब्जे से जोड़ा जाने लगा। चर्च का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था और मानसिक बीमारी को अक्सर ईश्वर की सजा या शैतान के काम के रूप में देखा जाता था। इस अवधि में क्रूर और अमानवीय उपचार आम थे, जिनमें भूत भगाना, कैद करना और यहां तक कि शारीरिक यातना भी शामिल थी। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक फैली विच हंट की घटना ने मानसिक बीमारी से घिरी महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया। असामान्य व्यवहार या सामाजिक मानदंडों से विचलन को अक्सर जादू टोना के प्रमाण के रूप में देखा जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत निर्दोष व्यक्तियों, मुख्य रूप से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। मध्य युग मानसिक स्वास्थ्य की समझ और उपचार के लिए एक अंधकारपूर्ण अवधि थी, जो अंधविश्वास और क्रूरता से चिह्नित थी। यह अवधि इस बात का एक गंभीर अनुस्मारक है कि कैसे अज्ञानता और भय मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों को जन्म दे सकते हैं। सेक्शन 4, पुनर्जागरण की आशा, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 14वीं शताब्दी में शुरू होकर यूरोप ने पुनर्जागरण नामक परिवर्तनकारी अवधि का अनुभव किया, जो कला, विज्ञान और संस्कृति में नए सिरे से रुचि लेकर आया। इस युग ने तर्क, अवलोकन और मानवीय कारणों पर नए जोर के साथ मानसिक बीमारी को समझने के लिए एक अधिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। हालांकि अंधविश्वास और धार्मिक प्रभाव अभी भी बने हुए थे, लेकिन मानसिक बीमारी के जैविक कारणों का पता लगाने में रुचि बढ़ने लगी। चिकित्सकों ने मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मानसिक विकारों के लिए संभावित शारीरिक स्पष्टीकरण की तलाश की। पुनर्जागरण ने पागलखाने की स्थापना भी देखी, जो मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए समर्पित संस्थान थे। हालांकि इन शुरुआती अस्पतालों में अक्सर संसाधनों की कमी होती थी और वे भीड़ भाड़ वाले थे और कभी-कभी रोगियों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। फिर भी उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए
एक अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। पुनर्जागरण ने मानसिक बीमारी के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जो तर्क और वैज्ञानिक जांच की नींव रखता है, जिसने बाद की शताब्दियों में इस क्षेत्र को आकार दिया। सेक्शन 5, आधुनिक युग का उदय मनोविश्लेषण से मानवतावाद तक। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मानसिक बीमारी के प्रति दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आया, जो मनोविज्ञान के एक अलग क्षेत्र के रूप में उभरा। इस युग ने सिगमंड फ्राइड के काम के साथ मानसिक विकारों को समझने और उनका इलाज करने के लिए नए सिद्धांतों और उपचार पद्धतियों का प्रसार देखा, जिन्होंने मनोविश्लेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। फ्राइड ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि अचेतन मन मानव व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सीय तकनीकों को विकसित किया, जिसका उद्देश्य अचेतन विचारों और भावनाओं को प्रकट करके मनोवैज्ञानिक डिस्ट्रेस को दूर करना था। 20वीं शताब्दी ने व्यवहारवाद जैसे नए स्कूल ऑफ थॉट को जन्म दिया, जिसके नेतृत्व में जॉन बी वॉटसन और बीएफ स्किनर जैसे प्रमुख व्यक्ति थे। व्यवहारवादियों ने तर्क किया कि व्यवहार सीखा जाता है और पर्यावरण उत्तेजनाओं के लिए प्रतिक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। उन्होंने फोबिया और चिंता विकारों जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के इलाज के लिए व्यवहार चिकित्सा जैसी तकनीकों की शुरुआत की। 1950 और 60 के दशक में मानवतावादी मनोविज्ञान का उदय हुआ, जिसमें अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स जैसे व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने व्यक्तिगत विकास, आत्म प्राप्ति और मानवीय क्षमता पर जोर दिया। मानवतावादी दृष्टिकोण ने व्यक्तिगत अनुभवों और व्यक्तिपरक कल्याण की भूमिका पर जोर दिया। मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में देखने के बजाय जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक मीनिंगफुल जीवन जीने की क्षमता के रूप में देखा। आधुनिक युग ने मानसिक बीमारी को समझने के तरीके में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसमें विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण और उपचार पद्धतियां उभरी हैं। चिकित्सा में इन प्रगति ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने में योगदान दिया है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं और इस क्षेत्र में ज्ञान और उपचार के तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर शोध और नवाचार आवश्यक हैं। सेक्शन 7, आज की दुनिया में अबनॉर्मल बिहेवियर का इलाज, वर्टिकल बार, विजुअल्स, आधुनिक अस्पताल, काउंसलर, मस्तिष्क स्कैनिंग मशीन, युवा थेरेपी में भारत के प्रमुख संस्थान। 1, आजकल इलाज कैसे किया जाता है? आज की एबनॉर्मल साइकोलॉजी केवल निदान डायग्नोसिस पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की संपूर्ण भलाई पर ध्यान देती है। मुख्य इलाज की विधियां: 1, मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, विचारों को बदलकर व्यवहार सुधारना। REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, तर्कहीन सोच को तर्कशील बनाना। माइंडफुलनेस थेरेपी, वर्तमान में रहकर शांति पाना। 1, दवा उपचार, मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक दवाएं डॉक्टर की देखरेख में दी जाती हैं। 1, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ECT, गहरी अवसाद या सिजोफ्रेनिया में विशेष परिस्थितियों में सुरक्षित ढंग से दिया जाता है। 1, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, FMRI, PT स्कैन जैसे उपकरण अब मानसिक बीमारियों के जैविक कारणों को पहचानने में मदद करते हैं। 1, भारत में प्रमुख संस्थान और सुविधाएं। कुछ प्रमुख संस्थान जो मानसिक स्वास्थ्य में अग्रणी हैं। 1, निमहांस, बेंगलुरु, भारत का सबसे प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। 1, AIIMS, नई दिल्ली, साइकेट्रिक विंग के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं। 1, CIP, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची 100 वर्षों से मानसिक रोगियों का इलाज कर रहा है। 1, IHBAS, दिल्ली, अर्बन क्षेत्र में साइकोसोशल और न्यूरोसाइंस इलाज का केंद्र। 1, TS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, मानसिक स्वास्थ्य पर रिसर्च और प्रशिक्षण का हब। 1, आज की चुनौतियां और जागरूकता। अब लोग मदद मांगने में कम हिचकिचाते हैं। ऑनलाइन थेरेपी एप्स जैसे योरडॉस्ट, बेटर लाइफ, माइंडपीयर्स भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। गांवों में भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू हुए हैं, लेकिन अब भी हर 10 में से 8 लोग इलाज नहीं लेते। पागलपन शब्द से अभी भी शर्म जुड़ी हुई है। संक्षेप में, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।